हेलो एवरीवन, फिज़िक्स वीडियोस के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करी थी। हमने देखा था कि अगर आपका कोई चार्ज मोशन में हो, चार्ज मोशन में है, इसका मीनिंग है कि करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर कोई करंट फ्लो हो रहा हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, कुछ इस तरह का आपके पास वायर है, और आपको इसके किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कोई पॉइंट ये है, सम पॉइंट P, आपको इस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप? इसके लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, काफ़ी सारी थ्योरीज बनाई गई। इसमें बायो का T साइलेंट रहता है, ये T साइलेंट रहेगा तो ये बायो है, बायो-सेवर्ट। इन दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक नियम दिया। उसके अकॉर्डिंग आप अपने वायर को काफ़ी सारे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए एक एलिमेंट ये रहा, सम एलिमेंट दिस, ये कोई दूसरा एलिमेंट, इस तरह से काफ़ी सारे एलिमेंट्स। कितनी लेंथ के? बाल के बराबर लेंथ या उससे छोटी। ये इसके साइज है, इसका से BL, बहुत ही छोटी लेंथ है ये जानते हैं कैलकुलस से। तो अगर आप किसी एलिमेंट की वजह से फील्ड फाइंड करेंगे इस पॉइंट पर, मान लीजिए डिस्टेंस है R और इसकी रेडियस वेक्टर ने y के साथ एंगल बना रखा है थीटा, तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड dB वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर dB प्रोपोर्शनल टू I, वेयर I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। कॉमन सी बात है, वायर में जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो फर्स्ट रिलेशन तो ये शो करता है कि dB प्रोपोर्शनल टू I, वेयर I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। सेकेंड इज dB प्रोपोर्शनल टू DL। इसका मीनिंग है कि जितना बड़ा DL होगा, मीन्स आपके लेंथ एलिमेंट की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी उस पॉइंट पर उतनी ज़्यादा होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मीन्स जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस वेक्टर और वायर के बीच का जो एंगल है, या लेंथ एलिमेंट के बीच का जो एंगल है, उसके साइन के प्रोपोर्शनल होती है। एंड फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि dB इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इन्वर्सली मीनिंग, इसका मीनिंग ये है कि R मीन्स डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फील्ड उतनी कम होगी, और डिस्टेंस जितनी कम होगी फील्ड उतनी ज़्यादा। यानी कि अगर कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है उस पर फील्ड ज़्यादा होगी, और कोई पॉइंट अगर दूर है उस पर फील्ड कम होगी। मान लीजिए P1, ये P2, तो P1 में फील्ड ज़्यादा है, इस पर फील्ड कम है। इसका मीनिंग ये है, अगर आप इन सबको कंबाइन करते हो देन यू विल गेट फ्रॉम all of the above, all the points, dB is proportional to IDL sin theta upon R²। अगर आप प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाओगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, देन डेट कॉन्स्टेंट इज dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²।
वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज़ दी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये म्यू नॉट क्या है? इस म्यू नॉट का एक खास नाम है, वेयर म्यू नॉट इज़ दी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपने वर्ड सुना होगा SPM केमिस्ट्री में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जिसके आर पार जा सके इजीली, उसे कहते हैं परमिएबल। तो परमिएबिलिटी क्या है कि किसी मीडियम के आर पार या किसी मीडियम के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितनी इजीली जा सकती है, वो परमिएबिलिटी होती है उसकी मीडियम की। और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और उसकी यूनिट, तो यहाँ से दे सकते हैं हम इसकी यूनिट को dB, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, R²। यहाँ ये डिवाइड में है, वहाँ पे ये इंटू में हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। यहाँ पे DL की यूनिट मीटर, नीचे ये यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा। सो मीटर स्क्वायर पर मीटर टेस्ला मीटर। एंड I यहाँ पर ये इंटू में, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर या एम्पियर इनवर्स। सो इट इज़ दी यूनिट ऑफ म्यू नॉट। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो F=QVB sin थीटा ये होता है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट फाइंड करेंगे, यूनिट ऑफ B, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज यहाँ पे इंटू में की डिवाइड में, तो उसकी यूनिट कूलॉम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यहाँ पे इंटू में की डिवाइड में, तो मीटर सेकंड इनवर्स। इस हिसाब से लिखेंगे अगर आप, तो न्यूटन सेकंड कूलॉम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो अगर आप इस यूनिट का यूज़ करते हैं अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की, देन म्यू नॉट कैन बी रिटन एज 4.10⁻⁷ एज इट इज़। आप टेस्ट ले जाइए, लिखेंगे न्यूटन सेकंड कूलॉम इनवर्स मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स और मीटर से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन यू विल गेट न्यूटन सेकंड कूलॉम इनवर्स एम्पियर इनवर्स। आप जानते हैं Q=IT। सो वहाँ से 1 कूलॉम इज़ 1 एम्पियर सेकंड। अगर आप वो इसमें पुट करते हैं, देन इट विल बी न्यूटन एम्पियर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, न्यूटन एम्पियर इनवर्स। सो म्यू नॉट को आप इन 3 यूनिट में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ काफ़ी यूज़फुल लॉ है और इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये एक छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड है, ये कंप्लीट वायर या कंप्लीट लूप सोलेनॉइड कॉइल उसकी वजह से फील्ड नहीं है। ये आपको कंप्लीट फील्ड फाइंड करने के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है इस तरह से, और इसमें जो लेंथ एलिमेंट होगा इट इज़ टेंजेंशियल, ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट टेंजेंशियल, और मान लीजिए रेडियस R है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी हर एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उन सब का वेक्टर सम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको उन्हें ऐड करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि हर एक लूप में करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वो सारी फील्ड आपस में ऐड हो जाएंगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
that will be simply B center equal to integral dB from L equal to 0 to L equal to 2 pi r. That will be the magnetic field at the center.